नमस्कार। बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब आया जब राम मंदिर के उद्घाटन के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु और शिव का अवतार बताया जा रहा है। राम की मर्यादा के प्रतीक के रूप में उन्हें स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। मगर इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि वे महापुरुष और दैविक अवतार होने के उत्तराधिकारी हैं भी या नहीं हैं। प्रधानमंत्री के नाते छोड़िए, एक सामान्य नागरिक के नाते उन्हें हत्यारे और बलात्कारियों की रिहाई का विरोध नहीं किया। गुजरात चुनाव के समय हत्या और बलात्कार के दोषियों को माला पहना रहे थे लोग। भाजपा के विधायक सीके राहुल जी का बयान है कि ये ब्राह्मण हैं और इनके संस्कार अच्छे हैं। प्रधानमंत्री चुप रहे, उनकी मंत्री स्मृति ईरानी चुप रही। जब आप इस केस का डिटेल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि केवल हत्यारों और बलात्कारियों को नहीं बचाया जा रहा, उस विचारधारा को भी बचाया जा रहा है जिसके नाम पर 11 लोगों ने बिल्किस के साथ बलात्कार किया, उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या की। सुप्रीम कोर्ट ने इस विचारधारा को भी रंगे हाथों धर लिया है। अब सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बड़ा है। गुजरात सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बचने के लिए गोदी मीडिया क्या क्या करेगा? क्या आपको पता है? क्या इस फैसले को घर घर पहुंचाएगा या फिर गोदी मीडिया राम मंदिर का कवरेज और बढ़ा देगा ताकि राम को घर घर पहुंचाने के नाम पर भाजपा सरकार की इस करतूत को आप तक पहुंचने से रोक देगा? क्या यह सवाल करेगा, गुजरात सरकार हत्यारों का साथ देती हुई पकड़ी गई, क्या मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाएगा? किसी पर कार्रवाई होगी? जिस समय रिहाई हुई उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल थे और आज भी हैं। क्या मीडिया प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से सवाल करेगा कि इतने गंभीर अपराधियों को रिहा करने की सिफारिश गृह मंत्रालय ने क्यों की? खुद गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि गृह मंत्रालय के कहने पर रिहा किए गए हैं। आप भी ठीक से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए लोगों के साथ मिली हुई है। हमारा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी उस गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके हत्यारे और बलात्कारियों के साथ मिलकर काम किया है? जस्टिस नागरत्ना के आदेश पढ़ते हुए कोर्ट मानता है कि रिहाई का आर्डर देने का क्षेत्राधिकार गुजरात सरकार का नहीं था, महाराष्ट्र सरकार का था। इसलिए कोर्ट ने रिहाई के फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा आरोपियों की आजादी पर अंकुश लगाना जायज है। उन्होंने आजादी के अधिकार तभी खो दिया था जब दोषी पाए गए और जेल हुई। अगर उन्हें रिहाई चाहिए तो जेल में कानून के दायरे में रखकर अपील करें। कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि कानून का शासन माने बिना इंसाफ नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोर्ट के आदेश मिथ्या बनकर रह जाएंगे। कोर्ट को इंसाफ करना है, इंसाफ से किनारा नहीं होना चाहिए। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का सहारा लेते हुए इस मामले में रिहाई की थी। उस आदेश के अनुसार रिहाई का अधिकार महाराष्ट्र सरकार से गुजरात सरकार को दिया गया। इस आधार पर कि अपराध गुजरात में हुआ था। सोमवार को अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से 13 मई 2022 का वो आर्डर फ्रॉड के माध्यम से प्राप्त किया गया, इसलिए वो गैर कानूनी है और इसी कारण रिहाई का आदेश खारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक क्लासिक केस है जब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का इस्तेमाल कानून को तोड़ने के लिए किया गया ताकि दोषियों की रिहाई हो सके। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा विवेक के दुरुपयोग और सत्ता को हड़पने का मामला है। इस आधार पर भी इस आदेश को खारिज किया जाना चाहिए।
आज राम की मर्यादा की सारी आम समझ दांव पर है। भाजपा की सरकार पर हत्या और बलात्कार के दोषियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप नहीं बल्कि प्रमाण मिला है। कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द किया है। कहा है कि सरकार इन हत्यारों के साथ मिली हुई थी। बताइए किसी सरकार पर कब आपने सुना कि कोर्ट ने कहा हो कि वह हत्यारों और बलात्कारियों के साथ मिली हुई थी। अब सवाल है, क्या राम की मर्यादा का पालन किया जाएगा? संवैधानिक मर्यादा का तो हमने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि करोड़ों रुपए झोंक कर, लाखों कार्यकर्ता उतार कर देश को राममय बनाया जा रहा है। तो राम की मर्यादा ही बात कर लेते हैं। क्या भाजपा के कार्यकर्ता, नेता और समर्थक इस बात को भी हजम कर जाएंगे, या ये सवाल करेंगे कि प्रधानमंत्री के राज्य गुजरात की भाजपा सरकार पर हत्यारे और बलात्कारियों से मिलकर काम करने के प्रमाण मिले हैं? तो ऐसे में प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? तब क्या करना चाहिए था और अब क्या करना चाहिए था? क्या घर घर आ रहे इन कार्यकर्ताओं से देश की नारियां पूछेंगी कि राम की पूजा करते हैं लेकिन हत्यारे और बलात्कारियों को चुपके से रिहा करते हैं? प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं? क्या यह सवाल इस देश की औरतें पूछेंगी या इस पर भी चुप रह जाएंगी? इस तरह के कार्यक्रमों से माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन क्या महिलाएं देख सकेंगी? देश की जनता को दिखेगा कि राम के नाम पर क्या क्या छुपाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले, उसकी बच्ची को मार देने वाले और अन्य रिश्तेदारों की हत्या जैसे आरोप में सजा पाए उन सभी 11 लोगों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं, जिन्हें गुजरात चुनाव के समय रिहा किया गया था। उनकी स्वतंत्रता 15 अगस्त के दिन की गई थी। उस दिन आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था और अमृत और आजादी दी जा रही थी। हत्यारों को अब 2 सप्ताह के भीतर इन 11 दोषियों को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार का फैसला शक्तियों का दुरुपयोग था। आप सोचिए, यह दुरुपयोग किसके लिए किया गया? जिन्हें हत्या के मामले में सजा सुनाई जा चुकी थी। क्या यह मामला राजनीतिक नहीं है? क्या बिना इनकी राजनीतिक जरूरत के कोई भी सरकार यह फैसला ले सकती है क्या? कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था। आप किसी बलात्कारी और हत्यारे को रिहा कर रहे हैं, तब कह रहे हैं जब कोई अधिकार नहीं है। साफ है, गुजरात विधानसभा चुनाव में माहौल बनाने के लिए या किसी अन्य राजनीतिक मकसद से किया गया हो। यह लड़ाई मीडिया ने नहीं लड़ी, महुआ मोइत्रा ने नहीं लड़ी, जिन्हें संसद से निकाल दिया गया, जिनके खिलाफ गोदी मीडिया ने अभियान चलाया। महुआ सांसद में हार गई, मीडिया के सामने हार गई, मगर उनकी इस एक याचिका ने उस सच को सामने ला दिया जो सबको दिख रहा था, मगर कोई बोल नहीं रहा था। बिल्किस बानो बेशक मुख्य याचिकाकर्ता थी, मगर उनके साथ तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा, सीपीआई-एम की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, पत्रकार रेवती लाल ने भी 2022 में दोषियों की रिहाई के बाद कोर्ट के सामने अपनी याचिका दायर की थी। एक बार फिर से इस लड़ाई में वकील कपिल सिब्बल, वकील शोभा गुप्ता, वकील बिंदा ग्रोवर और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। सुहासिनी अली ने अपने याचिका में कहा था कि यह अन्याय है, और उन्होंने एक इंटरव्यू एक चैनल को दिया था और कहा था कि क्या नए भारत में इंसाफ अपराधी का धर्म और जाति देखकर होगा? मोदी सरकार नारी वंदना, मातृशक्ति की जाप करवाती रही। भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक भी यही करते रहे, मगर बिल्किस के जरिए भारत की महिलाओं के साथ खड़े होने का मौका प्रधानमंत्री चूक गए। चुप्पी उनकी थी, मिली भगत गुजरात सरकार की थी। इस अपराध में वे सभी महिलाएं शामिल हो गईं। वे नागरिक शामिल हो गए जो मोदी के समर्थक होने के नाते चुप हो गए। यह कोई साधारण मामला नहीं था।
हत्या और बलात्कार के जघन्य मामले में इन 11 लोगों की सजा हुई थी। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोढविया, बाका भाई बोहानिया, राजू सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदा, ये इनके नाम हैं। स्थानीय लोग माला और मिठाई लेकर पहुंच गए स्वागत करने। जब ये लोग बाहर आए थे तब इनके पैर छुए गए, माला पहनाई गई, महिलाओं ने टीका लगाया। ऐसी खबरें छपी कि विश्व हिंदी परिषद के नेताओं ने अपने दफ्तर में इनका स्वागत किया। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री को अलग करने के लिए भाजपा की प्रवक्ता साजिया इल्मी ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा, बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने किया है, इसका प्रधानमंत्री मोदी से कोई लेना देना नहीं है। इस पर विश्व हिंदू परिषद के नेता नाराज हो गए और भाजपा से ही सवाल कर दिया कि क्या यह पार्टी लाइन है या साजिश साजिया इल्मी की राय है। तो इस तरह से इस मामले में भाजपा गेंद को इस पाले से उस पाले में फेंक रही थी ताकि प्रधानमंत्री पर आंच न आए। क्या प्रधानमंत्री इस जवाबदेही से बच सकते हैं? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बोल सकते थे कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन वो चुप रहे। गुजरात से आते हैं, वहां की सरकार ने ऐसा किया, बलात्कारी और हत्यारों के साथ सरकार खड़ी रही और प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं बनती है। क्या इसके लिए भी प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं बनती? ठीक से जानिए। भाजपा के विधायक हैं CK राहुल जी, इन्होंने रिहा हुआ दोषियों को सरकारी ब्राह्मण कहा था। भाजपा विधायक जेल की उस कमेटी के सदस्य थे जिसने इनकी रिहाई का प्रस्ताव किया था। सोचिए, ब्राह्मण होने के नाते हत्यारे और बलात्कारियों को रिहा किया गया। क्या IT सेल इस खबर को जन जन तक पहुंचाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री की नाक के नीचे क्या हो रहा है? देश के एक हिस्से को बदल दिया गया और बाकी हिस्से को चुप रहने के लिए डरा दिया गया। यह किसी और दौर का भारत होता तो प्रधानमंत्री राजनीतिक दबाव की चिंता करते, सोचते कि जनता में क्या संदेश जाएगा। मगर सबको भरोसा हो गया है, राम के नाम की गाड़ी गली गली में घुमा दी जाएगी। लोग भूल जाएंगे कि सरकार ने क्या किया है। काम कुछ और, भाषण कुछ और। जिस 15 अगस्त को बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वालों को रिहा किया जा रहा था, उसी 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री लाल किले से देश से अपील कर रहे थे कि किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारे बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? जनता से अपील कर रहे हैं, खुद जो करना चाहिए नहीं कर रहे थे। महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गई थी। उन्हें जाना चाहिए था, उनका काम था। कौन इस देश में हत्यारों के साथ खड़ा होता है, किस मजबूरी में खड़ा होता है, गुजरात सरकार से पूछा जाना चाहिए। किसके कहने पर हत्यारों के साथ यह सरकार मिलकर काम कर रही थी? गुजरात दंगों पर द एनाटमी ऑफ हेट नाम से शानदार किताब लिखने वाली पत्रकार रेवती लाल भी याचिकाकर्ताओं में से एक थी। यह लड़ाई भाजपा की महिला नेता क्यों नहीं लड़ रही थी? उनके पास सरकार थी, ताकत थी अपनी ही सरकार से पूछने के लिए। क्या भाजपा की महिला नेताओं को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा? वो कैसे चुप रह गई? तब भी वे किस बात की नारी शक्ति और नारी बंधन के नाम पर धार्मिक रैलियों में जाती हैं? अगर बिल्किस के मजहब से दिक्कत थी तो इससे क्यों नहीं दिक्कत हुई कि भाजपा के ही पुरुष विधायक हत्या करने वालों को ब्राह्मण और अच्छे संस्कार बता रहे हैं? क्या भाजपा महिला नेताओं ने के हिंदू राष्ट्र की कल्पना में इन बातों को बर्दाश्त करना होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अब उन सभी नेताओं को सजा सुनाई है जो राष्ट्रवाद और नारी बंधन के नाम पर पगड़ी बांधकर वीर रस में प्रधानमंत्री
मोदी का बखान करती हैं, मगर बलात्कारी और हत्यारे की रिहाई पर एक शब्द बोलने की वीरता नहीं दिखा पाई। यही धर्म की राजनीति की कायरता है। धर्म की राजनीति सामान्य विवेक को भी कीचड़ में बदल देता है। 2019 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिल्किस को 50 लाख का मुआवजा, घर और नौकरी मिले, क्योंकि बिल्किस ने 17 साल बंजारों की तरह जिंदगी गुजारी है। बिल्किस ने 15 साल में 20 घर बदले थे, लेकिन मुआवजा देने में गुजरात सरकार ने 5 महीने की देरी की। जब वो वापस गई तो कोर्ट गई तो सरकार की तरफ से वकील तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट स्पष्ट करे कि ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इस मामले में विशेष परिस्थिति है। कहने का मतलब है कि अपवाद के तौर पर निर्देश दिया जा रहा है। तब कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम स्पष्ट कर देते हैं। उसके बाद मेहता ने कहा कि हम 2 हफ्ते में पैसे देंगे। उस पर भी कोर्ट को कहना पड़ा कि आपको इतनी देरी नहीं लगनी चाहिए। हर कदम पर स्टेट बिल्किस का विरोध कर रहा था। हर कदम पर बिल्किस लड़ती जा रही थी। बिल्किस की जीत भारत की उन महिलाओं और मर्दों को शर्मिंदा करती है जो इस केस के लिए चुप हो गए, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करना पड़ता, उन्हें भाजपा से सवाल करना पड़ता। आप अपनी इस हार को राम मंदिर की आड़ में नहीं छुपा सकते, वहां भी जवाब देना पड़ेगा। जब आप अपने किसी प्रकार की मर्यादा ही नहीं बचने दी, तो राम की मर्यादा कहां से खड़ी कर पाएंगे? वरना राम के नाम पर इतनी शक्ति तो आ ही जाती कि गलत के खिलाफ बोलते, अन्याय के खिलाफ बोलते और न्याय की मांग करते। गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री क्या बनी? बीबीसी पर छापे पड़ गए, बैन लग गए। बिल्किस बानो के इस फैसले से आज गुजरात दंगे की दौर की खबरें फिर से लौट रही हैं। देश की जनता हर गलत पर चुप रही, क्योंकि उसे राम मंदिर का सपना बांटा जा रहा था। एक बार फिर से उसे मौका मिला गलत को गलत कहने का। हमने ये उदाहरण क्यों दिया? देना बहुत जरूरी था। इनकी रिहाई का विरोध करने वाले कुछ लोग बचे हुए थे। सिस्टम के भीतर कोई था जिसका ईमान कांप रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्च 2021 में मुंबई के ट्रायल कोर्ट के सिविल जज ने कहा था कि इन लोगों की बिल्किस या मारे गए लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई रिश्ता नहीं था। इसलिए हत्या और बलात्कार केवल इसलिए किया गया क्योंकि ये एक धर्म विशेष के थे। नाबालिगों को भी नहीं बख्शा गया। ये इंसानियत के सबसे जघन्य अपराध में से है। ये समाज की अंतरात्मा को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमने राम यात्रा की तस्वीरें दिखाई, आपसे पूछने के लिए कि राम की तस्वीर का इस्तेमाल आपको नैतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है या बस प्रधानमंत्री की ऐसी कोई अनैतिक चुप्पी पर पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है। इन हत्यारों की रिहाई को चुनौती नहीं दी जाती तो क्या सच बाहर नहीं आते? जैसे सुनवाई के दौरान ही पता चला कि सीबीआई भी रिहाई के लिए तैयार नहीं थी। मुंबई के ट्रायल जज भी सहमत नहीं थे। सुनवाई के चलते गुजरात सरकार को खुद ये बात सुप्रीम कोर्ट को बतानी पड़ी। सीबीआई के अधिकारी ने गोधरा की सब जेल से सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट को मार्च 2021 में पत्र लिखकर कहा था कि दोषियों का अपराध बहुत ही जघन्य है और गंभीर है, इसलिए इन्हें जल्दी रिहाई नहीं मिलनी चाहिए और न ही कोई रियायत मिलनी चाहिए। मुंबई के सिविल जज ने कहा था कि सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो महाराष्ट्र सरकार के रिहाई के नियम लागू होने चाहिए। मगर 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 11 में से एक आरोपी की याचिका पर फैसला देते हुए कहा था कि ये मामला गुजरात सरकार के पास जाना चाहिए क्योंकि अपराध वही हुआ था। इस तरह गुजरात सरकार ने आदेश जारी कर 15 अगस्त के दिन हत्या और बलात्कार के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया। इसका मतलब कोई था, किसी का हाथ रहा होगा जो इनकी रिहाई चाहता होगा। गुजरात सरकार ने कोर्ट को बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की रजामंदी से ही ये रिहाई हुई।
राज्य सरकार ने बताया था कि केंद्र के पास भेजे जाने के 2 हफ्ते के भीतर ही इनकी रिहाई की मांग स्वीकार कर ली गई थी। तो सवाल है कि जब इनकी रिहाई हुई थी उस समय सरकार ने ये बातें सामने क्यों नहीं रखी थी। रिहाई के समय कहा जा रहा था कि गोधरा की कमेटी ने मंजूरी दी क्योंकि गुजरात के रिहाई के नियम के तहत उनकी और अन्य विभागों की रजामंदगी चाहिए थी। लेकिन रिहाई के 2 महीने बाद कोर्ट के सामने रखे गए दस्तावेज में सामने आया कि गृह मंत्रालय ने 2 हफ्ते के भीतर ही रजामंदगी दे दी थी। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आरोपियों ने 14 साल या उससे अधिक सजा काट ली है, उनका बर्ताव अच्छा है और केंद्र ने भी हामी भरी है, इसलिए उन्हें रिहा किया गया है। जब यह खबर आई तब बिल्किस पर मानो बिजली गिर गई। बिल्किस ने कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दें, मैं अपनी मरहूम बेटी सालेहा के लिए दुआ पढ़ रही हूँ। बिल्किस के पति याकूब रसूल ने खबर आने के बाद कहा था कि खबर मिलने के बाद कुछ देर तक बिल्किस को यकीन नहीं हुआ, उसके बाद वो रोई और फिर सहम कर चुप हो गई। हमें इस बारे में पता नहीं, वे स्तब्ध हैं, शांति की प्रार्थना करते हैं। गुजरात में हो रही हिंसा के दौरान बिल्किस अपने परिवार के साथ अपने गांव रधिकपुर से भागी। वो छपरवाड़ जिले में शरण ले रहे थे जब 20 से 30 लोगों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। इनमें से 11 वो थे जिन पर 3 मार्च 2002 को 21 साल की बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप का आरोप लगा। बिल्किस उस समय 5 महीने की गर्भवती थी। उनका अजन्मा बच्चा मारा गया और उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 7 लोगों हत्या कर दी गई। 2008 में ट्रायल के लिए महाराष्ट्र भेज दिए जाने के बाद एक सेशन कोर्ट ने भी सभी आरोपियों को 302 और 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी। मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने सजा बरकरार रखी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया। अप्रैल 2023 में जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस के.एम. जोसेफ की पीठ ने सुनवाई कर रही थी। उन्होंने आर्डर दिया कि केंद्र और गुजरात की सरकारें अगली सुनवाई पर दोषियों की रिहाई फाइल तैयार करेगी। केंद्र और गुजरात सरकार ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का रिव्यू फाइल करेंगे। तब जस्टिस जोसेफ भी हैरान हुए थे। जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि हम देखना चाहते हैं कि क्या राज्य सरकार ने आर्डर जारी करते हुए सही सवाल पूछे थे और विवेक का प्रयोग किया था। सरकार की ओर से वकील ने कहा था कि विवेक का प्रयोग हुआ है। तब कोर्ट ने कहा कि आप फाइल दिखाइए, हम देखना चाहते हैं कि क्या सरकार ने कानून के दायरे में रहते हुए रिहाई का आदेश दिया और क्या ये प्रमाणिक तरीके से गया। अगर आप कारण नहीं बताते हैं तो हमें मजबूरन अपने नतीजे पर आना होगा। धर्म के आवरण का सहारा लेकर राजनेता खुद को अवतार घोषित करवा लें, लेकिन जिस संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पार्टी भाजपा की सरकार है। उससे जो अपराध हुआ है उससे बचने के लिए धर्म किस प्रसंग का, किस ग्रंथ का सहारा लिया जाएगा। क्या वाल्मीकि या तुलसी के रामायण में ऐसा कोई प्रसंग आपको मिलता है जहां शासन के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को ऐसी घटना के लिए अफसोस न होता हो, जो कभी कार्रवाई न करता हो, जो कभी गलत को गलत न बोलता हो। राजस्थान के श्रीकरणपुर में उपचुनाव हो रहा था, अपने उम्मीदवार को ही मंत्री बना दिया। आचार संहिता लागू थी मगर परवाह नहीं की गई। उन्हें पता है कि राम मंदिर के जश्न में डूबे भारत को अब कभी गलत नहीं नजर आएगा। जितना गलत करना है उससे ज्यादा गलत करो। नतीजा क्या हुआ? श्रीकरणपुर की जनता ने भाजपा के उम्मीदवार को हरा दिया, जिसे जीतने से पहले मंत्री बनाया गया था। आज भी प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं आया। वे अयोध्या पर ट्वीट कर रहे हैं। उन्हें यह अन्याय नजर नहीं आ रहा। चारों तरफ मंगल गान नजर आ रहा है। क्या यह राम की मर्यादा का भारत है? संविधान
संवैधानिक मर्यादा का भारत है या मोदी की मर्यादा का भारत है जिसके नीचे सारी मर्यादाएं रौंदी जा रही हैं? सवाल आपको करना है, उससे पहले आपको तय करना होगा कि सवाल करना किससे है, मोदी से या राम से। मोदी सरकार जिस सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले से बचती रही, एक ऐसे फैसले की चपेट में आ गई जो मोदी सरकार और भाजपा की राजनीतिक विचारधारा सबसे पर्दा हटा देती है। उम्मीद है आपको कुछ तो दिखा होगा कि राम नहीं आ रहे हैं, राम के नाम पर कोई और आ रहा है। अफसोस बिल्किस बानो ने आज एक बार सिर्फ फिर से पर्दा हटाया है।